Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामु अलैकुम. वेलकम बैक अगेन प्यारे बच्चों. नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, होम्योस्टेसिस का थर्ड लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर. मेरे बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आपको इंट्रोडक्शन पता है, मेरा लास्ट क्लास के अंदर आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. माई सेल्फ इज सैयद उसामा नाजिम. उनके लिए जो न्यू है, जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है, एसोसिएटेड हूँ फेडरल यूनिवर्सिटी से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ. आज के कोर्स के हवाले से जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, उन चीज़ों के अंदर हमने आपसे ऑस्मोरेगुलेशन के हवाले से, प्लांट में बैलेंसिंग और प्लांट में अडेप्टेशन के हवाले से डिस्कस करना है. आइए जरा आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन दो फिगर्स को देख लीजिए. पहली फिगर जिसमें आपको सेल से वाटर बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा, रिमूव होता हुआ नजर आ रहा. एक सेल जिसके अंदर से वाटर बाहर निकल जाए, क्या होगा? एग्जाम्पल इस तरह से समझिए इस बात की कि आप एक बैलून अपने हाथ में ले लीजिए, उस बैलून को फुलाइए और फुलाने के बाद उसमें से तमाम की तमाम गैस को आप रिमूव कर दीजिए. जब आप रिमूव करेंगे तो वो बिल्कुल सुकड़ जाएगा, विच मीन श्रिंकेज. याद रखिए कि इस सेल के अंदर जितना भी वाटर था वो बाहर निकल गया, यानी आउटसाइड द सेल, बाहर निकलने की वजह से सेल क्या हो गया? प्लाज्मोलाइज्ड. प्लाज्मोलाइज्ड का क्या मतलब है? प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म. देखिए बच्चों, प्रोटोप्लाज्म को उर्दू के अंदर मादा हयात यानी जिंदगी का पानी भी कहा जाता है. तो जब सेल में से ये निकल गया, अब आप सेल को देखिए, इंटरनली वो बिल्कुल श्रिंक हो गया. ये जो श्रिंक हो रहा है सेल, प्लाज्मोलाइज्ड होता हुआ, इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइपरटोनिक. बात समझ में आ गई? इसे हाइपरटोनिक कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितना भी वाटर था वो बाहर निकल गया. इसके सामने दूसरे प्रोसेस को देखिए. इस सेल को इस सेल से कंपेयर करिए. इस सेल का प्रोटोप्लाज्म देखिए, बिल्कुल श्रिंक हुआ है. इसका प्रोटोप्लाज्म देखिए, बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे बैलून के अंदर आपने हवा डाली और वो फूल गया, विच मीन स्वॉलन हो गया. ठीक है जी. बाहर से वाटर जितना भी है वो सेल के अंदर आ गया. जब सेल के अंदर आया तो सेल बिकम स्वॉलन. जब सेल बिकम स्वॉलन हुआ तो उसकी वजह से सेल क्या हो गया? टर्ज हो गया, टर्जिड हो गया, टर्जर मूवमेंट हो गई. तो टर्जर हुआ, उस वजह से क्या हुआ? टर्जर किसे कहते हैं? जिसके अंदर उस सेल का प्रोटोप्लाज्म स्वॉलन हो जाए. वाटर बाहर से सेल के अंदर आए और सेल टर्ज हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. वाटर सेल से बाहर चला जाए और सेल प्लाज्मोलाइज्ड यानी श्रिंकेज हो जाए, उस प्रोसेस को हाइपरटोनिक कहा जाता है. आइए जरा इन टर्म्स को हम समझते हैं. एक प्लांट सेल को, व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपने उसे डाला, वाटर मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसपोर्टेड. वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हुए, आउट हो गए, बाहर निकल गए फ्रॉम द सेल, सेल से बाय ऑस्मोसिस. प्यारे बच्चों, जब भी हम ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं किसी भी सेल के हवाले से, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि मूवमेंट हो किसकी? मॉलिक्यूल्स की, इन एंड आउट. बात समझ गए? या तो इन हो रही हो मूवमेंट की मॉलिक्यूल्स की, क्या हरकत या मूवमेंट, या फिर उससे वो बाहर निकल रहे हो. यहां पे क्या हुआ? बाहर निकले. अब जब हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करते हैं तो याद रखिए बेटा, ट्रांसपोर्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. एक कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स विच रिक्वायर्स एनर्जी.
आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, स्टेयर्स चढ़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हो, फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हो, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो उसकी रेस या एक्सेलरेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, जोर से दबाना पड़ेगा, यानी स्पीड को तेज करना पड़ेगा। एनर्जी चाहिए आपको ऊपर चढ़ने के लिए। पानी को आप ऊपर चढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे, पंप का इस्तेमाल करोगे, विच मीन्स एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, उसे एनर्जी नहीं चाहिए। पानी को नीचे गिराना है, नल का खोल दो, चढ़ाई से नीचे उतरना है, गाड़ी खुद ब खुद नीचे आ रही होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? अक्सर आप जब बाइक चला रहे होते हो या गाड़ी चला रहे होते हो तो चढ़ाई से, फ्लाईओवर से जब नीचे उतर रहे होते हो तो आप उसकी रेस को छोड़ देते हो, गाड़ी खुद ब खुद आगे तक मूव कर जाती, तो एनर्जी नहीं चाहिए। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आता है। क्लियर हो गई बात? जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब जब ये बात आपको समझ में आई है तो इससे आगे चलिए। द वैक्यूल्स, ठीक है जी, एंड साइटोप्लाज्म आर देन श्रिंक, उस वजह से वो सुखड़ जाएंगे ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। यही बात यहाँ पे कही गई थी कि वाटर रिमूव आउट हुआ जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। प्लाज्मोलाइज का क्या मतलब? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी, जिसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑस्मोसिस के अंदर इस मेम्ब्रेन को भी हम पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पुल्ड अवे, ठीक है जी, फ्रॉम द सेल वॉल, और सेल वॉल से वो क्या हो जाएगी, पुल्ड हो जाएगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज कहते हैं। आइए जरा इसके ऑपोजिट फॉर्म के अंदर दूसरे जो प्रोसेस को हम देखते हैं वो कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक मूवमेंट ऑफ सेल। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इन चीजों को देखने के लिए हम क्या चीज देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वाटर जो है वो बाहर से इन हुआ वैक्यूल के अंदर और सेल क्या हुआ, टर्ज हो गया, विच मीन्स फूल गया। आइए जरा इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं, इस डायग्राम में क्या कहा जाए। When a plant cell is placed, प्लांट सेल को आपने शामिल किया इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? जिसके अंदर आप जो है वो क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, किसकी, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, कंसंट्रेशन को देख रहे हैं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। Water molecules is transported in the cell by osmosis. Water molecule transport हुए osmosis के process के through. Then the water is then stored in the vacuole. सारा का सारा water stored हुआ इस vacuole के अंदर, causing it expand, और उस वजह से उसने अपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। एक्सर्ट हुआ, प्रेशर को लेकर आया सेल वॉल पर, और जब प्रेशर उस पर आया तो वो क्या हो गया, टर्जर हो गया। और टर्जर प्रेशर को हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, हाइपोटोनिक के अंदर कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अंदर शामिल हुए जिसकी वजह से वो स्वॉलन हो गया। द टर्जर प्रेशर कॉज्ड द प्लांट सेल टू बिकम फाइन और टर्ज, जिसकी वजह से वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा देगा और क्या होगा, स्वॉलन हो जाएगा। द रिजिड सेल वॉल प्रिवेंट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग, और इस वजह से जो सेल वॉल होगी, अब इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करता जाए, बैलून में हवा भर रहे हो, एक वक्त आता है वो हवा भरने की वजह से ब्रस्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टर्जर मूवमेंट और टर्जर। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट चीज को देखते हैं। डायग्राम के हवाले से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं हाइपरटोनिक की
तो मिसाल के तौर पर इस फिगर को याद रखिए। जो फिगर आपके सामने बनी हुई है, इसका मतलब है कि इसका तमाम का तमाम जो वाटर है उसको क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, या वो वाटर रिमूव आउट हो गया, जिसकी वजह से उसकी शक्ल आप देख रहे हैं बिल्कुल श्रिंक हुआ हुआ। बात समझ में आ गई? तो हाइपरटोनिक में याद रखिए कि प्लाज्मोलाइज्ड होगा। ठीक है जी, प्लाज्मोलाइज्ड क्यों होगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, किससे? सेल से। वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे अंदर आ गए, किसके अंदर? सेल के अंदर। और सेल क्या हो गया? एकदम स्वेलन हो गया। एकदम स्वेलन होने की वजह से अब वो जो श्रिंक था वो बिल्कुल अलग शक्ल ले गया, विच मीन्स कि उसे क्या हो गया? हाइपोटोनिक हो गया, जिसे आप कहते हो साइटोलाइसिस। बात समझ में आ गई? आइसोटोनिक में आइए। आइसोटोनिक वो प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों बैलेंसिंग पोजीशन के अंदर मौजूद होंगे। ये दोनों जब बैलेंसिंग पोजीशन के अंदर मौजूद होंगे तो आप देखें कि शक्ल आपको बिल्कुल सही और अच्छी नजर आ रही है। प्लाज्मोलाइज की शक्ल को देखिए और उसके साथ साइटोलाइसिस की शक्ल को यानी टर्च को देखिए, और उसके बाद आइसोटोनिक को देखिए जिसके अंदर आपको बैलेंस नजर आ रहा है, किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर फर्क आ गया, यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर फर्क आ गया, जिसकी वजह से एक में श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया और एक में क्या हो गया? स्वेलन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया। बात समझ में आई? इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो हम आगे भी सेल के अंदर इसे देखते हैं, और सेल के अंदर जब हम चलते हैं तो देखिए आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा अंदर की तरफ आया, जब वाटर बहुत ज्यादा अंदर की तरफ आया तो सेल क्या हो गया? फूल गया। और अगर आपका वाटर उससे बहुत ज्यादा क्या हुआ कि बैलेंस होना शुरू हुआ, वाटर अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, विच मीन्स के बैलेंस हो रहा है, उसके अंदर जितनी नीड है उतना अंदर है और जितनी नीड नहीं है बाहर आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल यानी आइसोटोनिक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए जब हम आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पर, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर सेल श्रिंकेज हो जाएगा। श्रिंकेज होने की वजह से क्या होगा कि उसका प्लाज्मोलाइज्ड क्या हो जाएगा? वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और प्रोटोप्लाज्म उसका श्रिंक हो जाएगा। तो बच्चों, जो चीजें हमने डिस्कस की उसके बाद हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक में फर्क क्या है। बच्चों, जब प्रोटोप्लाज्म श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंकेज होने का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। कहां से बाहर निकल गए? सेल के अंदर से बाहर निकल गए, विच मीन श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, दैट इज मोर वाटर आउटसाइड द सेल। वाटर क्या हो गया? बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आ गया। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज हाइपोटोनिक। ठीक है जी, आगे आइए। देन आइसोटोनिक की हम बात करते हैं। जब आइसोटोनिक की बात करते हैं तो उसमें देखिए बैलेंसिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बैलेंसिंग किसकी हो गई? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, जिसकी वजह से सॉल्यूशन हैव द सेम वाटर कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड, inside the cell and outside the cell is called isotonic. जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो जाए, ठीक है जी, सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन में हो जाए एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, देन ये प्रोसेस क्या होगा? सेल बिकम स्वेलिंग, और इस वजह से हम इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस भी कहते हैं। एंडो इनसाइड, ऑस्मोसिस मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो फर्क समझ में आया आपको कि वाटर अगर बाहर निकल रहा है तो सेल क्या होगा? प्लाज्मोलाइज्ड होगा। वाटर इन एंड आउट हो रहा है तो आइसोटोनिक होगा, और अगर वाटर सिर्फ और सिर्फ अंदर जा रहा है सेल के तो क्या होगा? हाइपोटोनिक। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? आइए जरा आगे चलते हैं। प्लांट के अंदर हम अडॉप्टेशन की बात करते हैं। प्लांट अडॉप्टेशन के हवाले से बॉटनी का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने इन प्लांट के हैबिटेट के हवाले से डिफरेंट प्लांट को डिस्कस करना। मिसाल के तौर पर जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स,
मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, और इसी हवाले से किसके पास स्टोमेटा स्ट्रांग है, कौन ट्रांसपायरेशन कैसे कर रहा है, किसके रूट्स कैसे हैं, ये तमाम चीजों को आप डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा प्लांट अडॉप्टेशन की बात करते हैं कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए किन किन चीजों को अडॉप्ट करते हैं और किन किन चीजों को मॉडिफाई करते हैं। तो प्लांट कैन सर्वाइव इन मैनी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। ठीक है जी, प्लांट सर्वाइव कर सकता है डिफरेंट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, ईदर टू हॉट ईदर टू कोल्ड। बात समझ में आ गई? बहुत ज्यादा ठंडे में भी सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है और बहुत ज्यादा गर्मी में भी सलाहियत रखता है। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए उसने करना क्या है, कहीं वो वाटर न होने की वजह से अपने लीव्स को मॉडिफाई कर देता है स्पाइन्स के अंदर, कहीं वो रूट लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो डीपली अंडर जाते हैं ग्राउंड के और वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। आइए जरा देखते हैं, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए दीज प्लांट्स नीड टू हैव अडॉप्टेशन, अपने अंदर चेंजिंग करने की सलाहियत रखते हैं और चेंज करते हैं। क्या क्या चेंज होता है उनके अंदर, एक डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको बर्ड्स भी नजर आ रही हैं, यहां पे बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिखा हुआ है, प्लांट्स भी लिखा हुआ है और एनिमल्स भी लिखा हुआ है। टॉलरेंस बर्दाश्त की सलाहियत को कहते हैं, इनटॉलरेंस यानी बर्दाश्त की सलाहियत से उबूर हो जाना या बर्दाश्त की सलाहियत का खत्म हो जाना। देखिए बच्चों, आपका वो जोन जिसके अंदर आपकी इनटॉलरेंस यानी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की और एनिमल्स की जो टॉलरेंस है वो क्या हो जाए, इनटॉलरेंस में कन्वर्ट हो जाए, ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, सर्वाइवल उसका मुश्किल हो गया। सर्वाइवल मुश्किल क्यों हुआ, क्योंकि या तो उसकी क्लाइमेट या एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हॉट हो गई या बहुत ज्यादा कोल्ड हो गई, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई या बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये बेल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये ग्रोथ रेट पर बता, ग्रोथ रेट किसके हवाले से जरूरी है, सर्वाइवल के हवाले से जरूरी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई, क्या हुआ, प्लांट्स का सर्वाइवल मुश्किल होता गया, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हुए नजर आना शुरू हो गए आपको। इस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाते हैं। वो चेंजिंग क्या क्या हो सकती हैं, उस एतबार से हम देखते हैं प्लांट्स के हैबिटेट के हवाले से, प्लांट्स को देखते हैं कि वो कितनी क्लासेस में डिफाइंड हो जाते हैं। शेल्फर लॉ टॉलरेंस का जो है उसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म आर इनहैबिटेड, जो रहते हैं बाय बोथ द मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है जी, मैक्सिमम और मिनिमम एक्सट्रीम ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, या तो अपने अंदर वो सलाहियत रहने की किस कंडीशन में ले आएंगे, मिनिमम कंडीशन में या मैक्सिमम कंडीशन में रहने की सलाहियत देखेंगे, जिस वजह से एक्सट्रीम रिप्रेजेंट करता है लिमिट ऑफ द टॉलरेंस। अभी जो डायग्राम आपने देखी उसके अंदर आपने यही देखा कि जैसे जैसे उनकी टॉलरेंस इनटॉलरेंस में कन्वर्ट होती है, बर्दाश्त का मादा यानी बर्दाश्त से बेकाबू हो जाता है, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, उनके लिए परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। देन उसके बाद जब आप देखते रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को ऑर्गेनिज्म के विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ अ कंडीशन, एक मखसूस रेंज के अंदर हम उस कंडीशन को देख रहे होते हैं कि मखसूस कंडीशन से मुराद कि बहुत ज्यादा हॉट हो गया और बहुत ज्यादा कूल्ड हो गया, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर गया और बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से उनके अंदर मुश्किलात आती हैं उनके रहने के अंदर। As these conditions get further from the optimum to high, जैसे आपसे जिक्र किया गया, और too low यानी इंक्रीज कर गया और डिक्रीज कर गया, क्या, पारा, पारा किसे कहते हैं, पारा किसे कहते हैं, याद रखिए जब भी हम पारे की बात करते हैं तो पारे की बात सेंटीमीटर या फिर आपके टेम्परेचर के लिए बात की जाती है, यानी मेरा पारा बहुत हाई हो रहा है,
विच मीन्स मेरा टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। ठीक है जी, आइए आगे। तो इस वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, रुकना शुरू हो जाती है। प्लांट की जब हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, प्लांट वर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। प्लांट्स क्लासिफाई हो जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिसमें पहला ग्रुप है हाइड्रोफाइट्स। ठीक है जी, फाइट यानी फाइटिक प्लांट से, हाइड्रो वाटर से डिस्कस किया जाता है। मीजोफाइट्स, ठीक है जी, जब हम मीजोफाइट्स की बात करते हैं तो दूसरा ये ग्रो किया जाता है प्लांट यानी मीजोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं। हैबिटेट होते हैं ऐसी जगह पर जो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होती और ना ही बहुत ज्यादा वेट होती है। जीरोफाइटिक प्लांट ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या हो, ड्राई कंडीशन हो। इसी तरह से हेलोफाइट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे मार्शी एरिया के अंदर ग्रो करते हैं यानी सॉल्टी एरिया के अंदर ग्रो करते हुए नजर आते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स को देखते हैं, प्लांट दैट अकर, ऐसे प्लांट्स जो मौजूद होते हैं पानी के अंदर, यानी ये ग्रो करेंगे, इनकी बॉडी ग्रो करेगी कंप्लीट वाटर में या फिर आधी वाटर के अंदर। ठीक है जी, सिर्फ इनका ऊपर का हिस्सा, प्लांट्स का ऊपर का हिस्सा पानी से बाहर होगा या पूरी की पूरी बॉडी पानी के अंदर होगी, जैसे हाइड्रोला प्लांट हो गया, ठीक है जी, पेस्टिया हो गया, लेमिना हो गया, एंड देन एक्स्ट्रा आपके सामने जो प्लांट की बात की जा रही है हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, इनको कहा जाता है। मेसोफाइट्स वो प्लांट्स कहलाते हैं जो प्रेफर करें ग्रो ऐसे कंडीशन के अंदर जहां पे ना तो बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन हो और ना ही बहुत ज्यादा वेट कंडीशन। ड्राई कंडीशन का मतलब ये यानी ये नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते हैं, ना बहुत ज्यादा पानी हो ना बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन हो कि जो ड्राई। अच्छा जी, मॉडरेट करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर यानी बैलेंस कर लेते हैं ऐसी जगह पर जहां पे बैलेंसिंग हो वाटर की, विच मीन्स द ऑक्सीजन सप्लाई टू रूट इज ऑल्सो मॉडरेट। ठीक है जी, देन दोज प्लांट्स आर अनेबल टू ग्रो इन वेट एंड डेप्थ सॉइल। आगे बात समझ में, ऐसी जगह पर ग्रो करेंगे जहां पे वेट एंड डेप्थ सॉइल मौजूद होगी, जहां से ये क्या कर सकेंगे, अपने वाटर और मिनरल्स की कैपेसिटी को इनटेक कर सकेंगे। जीरोफाइटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जो कि ड्राई, सिर्फ और सिर्फ ड्राई कंडीशन में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर कैक्टस प्लांट हो गया, ठीक है जी, ऐसे प्लांट्स जहां पर वाटर लेवल बहुत कम हो, वो प्लांट्स को क्या कहा जाता है, जीरोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जो ऐसी जगह पर ग्रो करे जो मार्शी एरिया कहलाता है। मार्शी एरिया से मुराद ऐसा इलाका जिसे दलदली इलाका भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब इनके अंदर हम फर्दर हाइड्रोफाइट को डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को हम और पढ़ लेते हैं उस हवाले से। देन हम जो देखते हैं आगे वो क्लासिफिकेशन कौन सी है, ऑक्जेलोफाइट्स। ऑक्जेलोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं जो एसिड सॉइल के अंदर मौजूद हो, यानी ऐसी सॉइल जिसमें एसिड की कैपेसिटी ज्यादा हो, एसिडिटी ज्यादा हो। ठीक है जी, हेलोफाइट्स अगेन आपके सामने ऐसे है जहां पर यानी सॉल्ट मौजूद हो। देन आपके सामने नेक्स्ट जो आते हैं साइक्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में ग्रो कर जाएं। देन लिथोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो आपको पत्थरों और चट्टानों पर नजर आए। देन उसके बाद सेमोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि आपको सैंड या फिर मड के हवाले से मिलते हो और ऐसी जगह पर जहां पे सैंड ये मौजूद हो, सैंडी हो, वहां पर क्या हो, ये ग्रो कर सके। पहले को हम जरा डिटेल के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। क्या पहली चीज जिस पर हम आते हैं वो कौन सा था, आपका हाइड्रोफाइट्स। कह रहे बच्चों हाइड्रोफाइट्स के कैरेक्टर्स क्या हैं? पहली चीज, हैव लॉट ऑफ एयर स्पेस इन देयर टिश्यूज। उनके टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होगी। अब ये स्पेस जो है आपको नजर आ रही है, एयर स्पेस आपको नजर आ रही, ऊपर आपको स्टमेटा नजर आ रहा है जिससे ये क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन करेगा।
दिस हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर, इस वजह से ये पानी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। स्टोमेटा आर ऑन द अपर सरफेस, स्टोमेटा कहां होगा? अपर सरफेस पे जो आपको नजर आ रहा है, एंड हैव क्यूटिकल्स ऑन द अपर सरफेस टू एक्सचेंज द गैसेस। देखिए बच्चों, ट्रांसपायरेशन के अंदर तीन तरह की ट्रांसपायरेशन होती है, एक स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, एक क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और एक लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा 90% ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को करेगा, क्यूटिकल्स 9% करेंगे, लेंटिकल्स सिर्फ और सिर्फ 1% करेंगे। इसीलिए इनके पास ये दोनों जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे? गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होंगे, जिस वजह से ये वाटर के अंदर मौजूद होंगे। These plants have a very thin cuticles, इनके पास बहुत छोटे क्यूटिकल्स होंगे जो कि सब मर्ज होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे ऊपर की तरफ। नेक्स्ट आइए आगे, जब हम चलते हैं आगे तो रूट्स इनके क्या होंगे? रूट्स इन वाटर, वाटर के अंदर रूट्स मौजूद होते हुए आपको नजर आएंगे, सॉइल के अंदर, जिन्हें ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है। आई बात समझ में? दीज रूट्स ग्रो टू रीच द सरफेस अबव द वाटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन CO2 टू सर्वाइव। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को क्यों चाहिए? प्लांट का ब्रीदिंग मैकेनिज्म आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हो और एक्सपेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हो, जबकि प्लांट क्या करता है? इनटेक ऑफ CO2 एंड एक्सपेल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? तो इसे सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से इसके रूट्स को क्या कहा जा रहा है? ब्रीदिंग रूट्स। देन आपके सामने मार्शेस एंड स्वम्प्स, इनके एग्जाम्पल है, ऐसे प्लांट्स आपके सामने आएंगे। ये तमाम के तमाम किस में कंसिडर किए जाएंगे? हाइड्रोफाइट्स में, विच मीन्स हाफ बॉडी और कंप्लीट बॉडी प्लांट के जो होगी वो किस में मौजूद होगी? वाटर के अंदर मौजूद होगी, और ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से हो रहा होगा, और स्टोमेटा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होगा किसमें? उनके ट्रांसपायरेशन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, आपको नजर आते हैं, किसके अंदर हवाले से? किसके हवाले से? हाइड्रोफाइट के हवाले से। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी से बाहर नजर आ रहे हैं, आधी बॉडी पानी के बाहर है, आधी बॉडी अंदर है, कंप्लीट बॉडी पानी के अंदर है, और सिर्फ फ्लावर जो है वो क्या है? पानी के बाहर है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो ज़ीरोफाइट्स पर बात करते हैं, उनकी अडेप्टेशन पर बात करते हैं। वेल एस्टैब्लिश रूट सिस्टम, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स में होता है। अब ये ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स करते ही क्या है? कैसे इनका जो रूट सिस्टम है वो इस्टेब्लिश होता है और स्ट्रॉन्ग होता है? ग्रो डीपली, ठीक है जी, ये जमीन के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक चले जाते हैं। अमूमन होता ये है कि जिस जगह पर ये मौजूद होते हैं वहां पर वाटर लेवल जो है इतना अच्छा नहीं होता, उस वजह से इनके रूट्स बहुत ज्यादा अंदर तक चले जाते हैं, एंड इन ऑल डायरेक्शन, तमाम जगह पर फैल जाते हैं। इन ऑर्डर टू एंकर द प्लांट्स इज सैंडी ऑयल्स अगेंस्ट द विंड, ठीक है जी। और ये ऐसी जमीन पर जो कि कहाँ मौजूद होंगे? सैंडी सॉइल्स उनके क्या होंगे? साथ होंगे। देन हेल्प करेंगे टू मैक्सिमाइज करेगा वाटर अपटेक, जमीन से वाटर को अपटेक करेंगे, ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, या कोहेसन फोर्स थ्योरी या रूट प्रेशर थ्योरी कहते हैं। आइए जरा आगे चलते हैं। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स में चेंजिंग आती है, ये सर्वाइव कर पाते हैं। पहली चीज़ सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा से मुराद कि सकिंग स्टोमेटा, वो ज़मीन से वाटर को इनटेक करेंगे। लोकल ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाएगी, एक्सपोजर होगा किसका? एयर करंट का, प्रेजेंट करेंगे हेयर रूट्स, इनके रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर रूट्स जिन्हें राइजोइड्स भी कंसिडर किया जाता है वो मौजूद होंगे। वो क्या करेंगे? वो डिक्रीज करेंगे एक्सपोजर को एयर की, करंट करेंगे किससे? हवाले से रिड्यूस करते हुए फ्लो करेंगे स्टोमेटा की तरफ, और वो उसको बैलेंस कर जाएगा।
अच्छा जी, देन उसके बाद जब स्टोमेटा को हम देखेंगे तो वो ट्रांसपायरेशन पर काम करेगा, स्टोमेटा इनका स्ट्रांग होगा, जब ट्रांसपायरेशन पर काम करेगा तो वाटर को लूज भी करेगा, जब लूज करेगा तो क्या होगा कि उनके अंदर जो है वो उनके जो लीफ होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी रिड्यूस करने की वजह से मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन्स के अंदर। थिक वैक्सी क्यूटिकल इनके पास मौजूद होंगे जो कि इनकी बॉडी को वाटरप्रूफ बनाएंगे और वाटरप्रूफ बनाने की वजह से उनकी बॉडी की आउटर लेयर को स्ट्रॉन्ग करेंगे जिससे प्लांट स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग होगा। आइए जरा आगे चलते हैं, शॉर्ट साइकिल हम देखते हैं जीरोफाइट्स की। ग्रो करेंगे फ्रॉम सीड से टू मैच्योर प्लांट के अंदर जिसे मैच्योरेशन कहा जाएगा। प्रोड्यूस करेंगे फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ मुद्दत के हवाले से। दीज फ्यू डेज कैन क्वाइन, ठीक है जी, विद द फ्यू डेज ऑफ रेन, और ये कंसाइड कर जाएंगे किस हवाले से, जब रेन ग्रो करेगी, रेन आएगी, उस हवाले से ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। ऐसे प्लांट्स इन्हें हमें क्या कहा जाता है, C4 प्लांट्स कहा जाता है। CAM के हवाले से हम इसे डिनोट करते हैं, जिसे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स कहा जाता है, जिन्हें C4 प्लांट्स कहा जाता है। और इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये प्लांट्स CO2 यानी द कॉलर टेम्परेचर और कूलर टेम्परेचर अलाउज द प्लांट टू टेक ऑफ CO2 थ्रू देयर स्टोमेटा विदाउट सैक्रिफाइसिंग ऑफ वाटर। ये बात समझ में आई आपको? सैक्रिफाइस नहीं करेंगे वाटर को और किसे इनटेक कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। इनके अंदर कौन कौन से शामिल हैं? ऑर्चिड शामिल है, कैक्टस शामिल है, पाइनएप्पल शामिल है। पाइनएप्पल को आप देख लें, पाइनएप्पल की लीफ आप देख लें, पाइनएप्पल की सीड को आप देख लें, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद कॉर्न है आपके पास, माइज है, शुगर केन है। इसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जीरोफाइटिक प्लांट्स किस तरह के होते हैं। आगे चलते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स के एक ट्रांसफर सेक्शन को हम देखते हैं। ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से आपका बॉटनी के प्रैक्टिकल के हवाले से भी आएगा। देखिए क्यूटिकल सामने मौजूद है, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। और उस क्यूटिकल के साथ साथ आप ये भी देखिए कि इसके अंदर पैरेन्काइमा भी मौजूद है, और पैरेन्काइमा के साथ साथ आप देखिए कि आपके सामने स्कैलोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा ये शामिल है। गार्ड सेल स्टोमेटा के हवाले से शामिल है। गार्ड सेल क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है स्टोमेटा को, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, रिमूव आउट कर रहा है वाटर लेवल को। बात समझ में आ गई? तो स्टोमेटा भी इनके पास मौजूद होगा। गार्ड सेल की वजह से ये क्या कर रहे होंगे, वाटर को रिमूव आउट कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकाल रहे होंगे सर्वाइवल के लिए। आगे चलते हैं, देखिए डिफरेंट प्लांट्स आपके सामने हैं। ये डिफरेंट प्लांट्स सारे के सारे कंसिडर किए जाते हैं कौन से, जीरोफाइटिक प्लांट्स से। अब देखिए इनके अंदर तमाम के अंदर स्पाइन्स आ गई। किस लीफ कन्वर्ट हो गए किसमें, स्पाइन्स में। लीफ कन्वर्ट हो गए किसमें, स्मॉल स्पाइन्स में। लीफ कन्वर्ट हो गए किसमें, स्मॉल स्पाइन्स में। क्यों? क्योंकि सरवाइव करना है इन्हें। पानी की मिकदार यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, और यहाँ पर भी कम है, ठीक है जी। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स। आप देखिए जीरोफाइटिक प्लांट्स कहाँ मौजूद होंगे, जहाँ पे पानी की मिकदार कम होगी। एंड देन हेलोफाइटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जहां पर क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी नजर आ रहा होगा, वहां पर हेलोफाइटिक प्लांट्स मौजूद होंगे, लेकिन दोनों में फर्क है। आइए आगे चलते हैं। हेलोफाइट्स पे आते हैं, जमीन का 80% हिस्सा जिस पर क्या मौजूद है, सॉल्ट मौजूद है वाटर के हवाले से, समंदरी एतबार से। वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू टॉलरेट, कुछ इसमें से ऐसे हैं जो थोड़े बहुत हैं, टॉलरेट करते हैं किसको, सॉल्टी कंडीशन को, विदाउट सीरियस डैमेज, और उनको कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता। प्लांट दैट सर्वाइव इन अ सॉल्ट और सैलाइन एनवायरनमेंट आर टर्म्ड हेलोफाइट्स, उन्हें क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब हेलोफाइट्स और जीरोफाइट्स में जो फर्क है वो क्या, कौन कौन सा फर्क है कि ये क्या कर रहे होते हैं, सॉल्टी कंडीशन में होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, जहां वाटर लेवल कम होता है वहां पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द हेलोफाइट्स प्रेफर सैलाइन कंडीशन बट कैन सर्वाइव इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है जी। आगे आइए, मोस्ट हेलोफाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सैलाइन एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रुक जाते हैं किसमें, सॉल्टी कंडीशन में, उससे ज्यादा आगे ग्रो नहीं कर पाते। सो बच्चों हमें क्या पता चला कि व्हाट इज हेलोफाइट्स, हमें पता चल गया कि सॉल्टी कंडीशन के अंदर ये मौजूद होंगे
उस सॉल्टी कंडीशन के लिए हम कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। प्लांट्स कैपेबल ऑफ नॉर्मल ग्रोथ इन सॉल्टी और सलाइन हैबिटेट, ऐसी जगह जहां पर सॉल्ट मौजूद हो, ऑल्सो एबल टू थ्राइव ऑन ऑर्डिनरी सॉइल, और ये क्या करेंगे, ऑर्डिनरी सॉइल के एतबार से भी ग्रो कर सकते हैं। प्लांट विच कैन टॉलरेट सॉल्ट, ठीक है जी, और ये बर्दाश्त करेंगे किसी सॉल्ट को, कंसंट्रेशन को ओवर 0.5% एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, और ये बर्दाश्त कर सकते हैं किसी सॉल्टी एरिया को। प्लांट विच ग्रो एक्सक्लूसिवली ऑन सॉल्ट सॉइल, सबसे बेहतरीन डेफिनेशन, सबसे आसान डेफिनेशन जो आपको समझ में आई कि ये ग्रो कर सकेंगे कहाँ पर, सॉल्टी सॉइल के अंदर। बात समझ में आ गई। इनकी कुछ आप पिक्चर्स को देखिए, जो हेलोफाइटिक प्लांट्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे कि ऐसे दलदली इलाकों के अंदर, यानी जहां पर पानी क्या हो, सॉल्टी हो, सलाइन कंडीशन हो, वहां पर ये प्लांट आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे। ये दोनों के दोनों पिक्चर्स हेलोफाइटिक प्लांट्स की हैं। आज के टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वो कि थोड़ा सा लंबा हुआ टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके स्टेम लीफ को हम दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, एनाटॉमिकल फैक्टर्स दोनों के कितने सिमिलर हैं और कितने डिफरेंट है। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आज के क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।